2017 में मेरे पास एक कॉल आती है। दोपहर में 2:30 बजे का टाइम था। एक लड़की सामने से बोलती है, सर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो? मैंने कहा यस, ट्रेड करता हूँ। मुझे ऑप्शन बाइंग में ही लग रहा था कि सारा पैसा जो मैं कमा सकता हूँ ऑप्शन बाइंग में कमा सकता हूँ। जरा सी 5 मिनट की एक कैंडल नीचे आती है और मेरा पूरा का पूरा पैसा 5-5.5 लाख रुपए की कैपिटल मात्र 25,000 रुपये पर रह जाती है। तो दोस्तों, ऑप्शन बाइंग एक उस डेस्क की आदत की तरह है जो एक बार आपको पड़ गई ना तो उससे निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। 8 नवंबर 2020 को मेरी बेटी पैदा होती है। उस समय मेरे अकाउंट में मात्र 35 रुपये बचे हुए थे। दोस्तों, बात है फरवरी 2020 की। कोविड का वो टाइम जिस समय सारी की सारी दुनिया, हमारा पूरा देश जो है अपनी जान बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। बहुत सारे लोग अपनी नौकरियां गंवा रहे थे तो बहुत सारे लोग अपनों को गंवा रहे थे। उस टाइम पे मेरे लिए ये डिसीजन ले पाना बहुत मुश्किल काम था कि मैं अपनी जॉब को चुनूं या फिर ट्रेडिंग को एज ए फुल टाइम कैरियर अपनाऊं। तो दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम है ब्रिजेश कुमार अग्रहरी। मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले का रहने वाला हूँ। ये जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है ये अयोध्या से बिल्कुल सटा हुआ है, रामनगरी से बिल्कुल सटा हुआ है। तो इसीलिए मैं हनुमान जी की बहुत पूजा अर्चना में भी रहता हूँ। और कहीं ना कहीं मेरी ट्रेडिंग में जो सफलता है उसमें कहीं ना कहीं हनुमान जी का, भगवान श्री राम का बहुत बड़ा हाथ है। दोस्तों, मैं आज इस मंच पे सबसे पहले थैंक्स कहना चाहता हूँ जो स्टॉक की टीम को, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया ताकि आज मैं यहाँ आके आपको अपनी जर्नी सुना पा रहा हूँ। दोस्तों, आज मैं बता दूं कि स्टॉक में मैं क्या क्या बातें करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा कि ट्रेडिंग में मेरी जो यात्रा रही वो कैसी थी। फिर मैं आपको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज पे भी लेके चलूँगा कि मैं चाहता हूं कि मैं जो भी बात करूं वहां पे आप मेरे बारे में जानें और उसके बाद वो चीज़ें भी जानें जो आपके काम की हैं, जो आपकी ट्रेडिंग स्किल को, जो अब बहुत सारे लोग आज स्ट्रगल कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें थोड़ी सी भी अगर आपके काम आ पाई तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं सफल हो जाएगी। अगर मैं अपनी ट्रेडिंग की बात करूँ तो मैं स्टॉक मार्केट में 2008 के टाइम पे आया। 2008 का टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल इसलिए भी था कि हमारी फैमिली की जो आर्थिक स्थिति थी वो कहीं ना कहीं बहुत ख़राब थी। और मैं अपने घर का मतलब मेरी फैमिली की मैं बात करूँ तो मैं 2 भाई एक बहन हूँ और मैं बड़ा भाई था। तो जब समझते हैं कि घर में जो बड़ा लड़का होता है उसके कंधे पे किस तरीके की जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो दोस्तों, फिर 2008 का टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल इसलिए था क्योंकि उसी 2008 में मैंने अपनी मम्मी को गंवा दिया। उनका देहांत हो गया। उनकी दोनों किडनियाँ ख़राब थी और लगातार 4 महीने हमें पीजीआई में रहना पड़ा। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि इस तरीके की बीमारियां जब आती हैं तो पूरी फैमिली की पूरी आर्थिक स्थिति, अच्छे लोग जो अच्छी कंडीशन में होते हैं उनको भी तोड़ के रख देती हैं। और हमारी तो कंडीशन, आर्थिक स्थिति पहले से ही बहुत ख़राब चल रही थी। और सितंबर 2008 में मेरी मम्मी का किडनी ट्रांसप्लांट होना था। मैं डोनर था, मुझे अपनी किडनी मम्मी को देनी थी। लेकिन अगस्त 2008 में ही मम्मी की डेथ हो गई और मुझे ये सौभाग्य भी नहीं मिल पाया कि मैं अपनी मम्मी को भी उनके दिए हुए अंश में से थोड़ा सा भी कुछ दे पाता। और फिर जब मम्मी की डेथ हो गई और बहुत सारा पैसा जो कुछ था वो उनके ट्रीटमेंट में खर्च हो चुका था। तो इसके बाद मैंने उस टाइम पे एजुकेशन के साथ अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखने के लिए जॉब करने का डिसीजन लिया। और उस समय मैं रिलायंस पावर में एज ए डाटा एंट्री ऑपरेटर काम करता था। मेरी सैलरी उस समय मात्र 2800 रुपये हुआ करती थी। तो स्टॉक मार्केट में अपन आए तो इसीलिए थे कि कुछ पार्ट टाइम इनकम हो जाएगी। आप इससे समझ सकते हो कि सब लोग आज के टाइम में इसीलिए मार्केट में आते हैं कि थोड़ी सी पार्ट टाइम इनकम कहीं ना कहीं से स्टार्ट होगी। मैं भी इसीलिए आया था। लेकिन आने के बाद मार्केट ने इतना अच्छा वेलकम किया। 2800 रुपये की मेरी सैलरी होती थी और फर्स्ट मंथ में जो मैंने पैसा कमाया, पहले महीने में जो मेरी इनकम थी वो ऑप्शन बाइंग के थ्रू 16,000 रुपये की थी। तो फिर आप समझ सकते हैं जब कोई 2800 रुपये की सैलरी वाला बंदा 16,000 रुपये को एक महीने में अर्न करता है तो उसकी मानसिक स्थिति, मनोदशा क्या होगी। मुझे लगने लगा कि यार इससे अच्छा तो कोई धंधा है ही नहीं। क्या करना है। मैंने सीधे ये कैलकुलेशन किया। आज के टाइम में बहुत सारे लोग यही कैलकुलेशन करते हैं कि 2800 रुपये को 16,000 से सीधे मल्टीप्लाई किया कि कितने महीने की सैलरी मैंने एक महीने में कमा ली। लगा कि अब तो मतलब करोड़पति बनने का मुझे इससे अच्छा रास्ता कोई और नहीं दिख रहा था। लेकिन ये सारा का सारा भ्रम था और बहुत जल्दी टूटा। फिर मुझे ये जब उसके बाद जब लॉस का सिलसिला चालू हुआ ना, फिर ये लॉस कंटिन्यू चलता रहा। 2008 से लेकर 2018 तक मैं सिर्फ एक लॉस मेकिंग ट्रेडर रहा हूँ। वो मार्केट का शुरुआत का एक टाइम था जब मार्केट ने मुझे एक लॉलीपॉप दिखाया था। उसके बाद से मैं कंटिन्यू मार्केट में लॉस मेकिंग ट्रेडर रहा। और मैं जब 2018 का टाइम आया, 2018 में एक बार जब मैं कैलकुलेशन करने बैठा कि यार अपने आप से बातें कर रहा था, ब्रिजेश भाई आखिर किया तो क्या किया। ये सोचने को मैं मजबूर इसलिए हुआ कि आज बहुत सारे एड्स आपको टीवी मीडिया पे देखने को मिलते हैं ना कि भाई ये स्टॉक ले लो, कल को ये मल्टीबैगर हो जाएगा, है ना। ये 5 रुपये का शेयर कल को 5,000 का हो जाएगा। एमआरएफ है, भविष्य का एमआरएफ है। इस तरीके की चीज़ें आपको जो बताई जाती हैं तो आप इसको इस चीज़ से समझो कि 2017 में मेरे पास एक कॉल आती है।
दोपहर में 2:30 बजे का टाइम था। एक लड़की सामने से बोलती, सर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो? मैंने कहा यस ट्रेड करता हूँ। उसने बोला सर ये प्रीमियम सिंथेटिक का शेयर है, अभी आप इसको बाई करो, 280 रुपये का भाव है, अगले 3 महीने में ये 450 रुपये का हो जाएगा। अब उस समय मेरे पास जो टोटल सेविंग थी वो एफडी में 1 लाख रुपए की सेविंग्स थी। कंटिन्यू लॉस करने के बाद मेरे पास 1 लाख रुपए एफडी में बचे थे। अगले 3-4 ट्रेडिंग सेशन मैंने उस स्टॉक को कंटिन्यू वॉच किया। एवरी डे वो स्टॉक 3%, 4%, 5% इस तरीके के कभी सर्किट लगा रहा था, कभी 3% भाग रहा था। मैंने कहा यार 1 लाख रुपए पड़े हैं बैंक अकाउंट में, 3% भी अगर डेली आता है तो 3000 रुपये तो पर डे के आ रहे हैं। फिर वही कैलकुलेशन मेरे दिमाग में एक बार आया, यार जॉब से तो अच्छा है यहाँ पे ये काम कर लो, ज़्यादा अच्छा है। मैंने तुरंत एफडी तोड़ी और सारा पैसा उस स्टॉक में लगा दिया। 309 रुपये पे मैंने उस स्टॉक में एंट्री की और उसके बाद जो मुझे एग्जिट मिला वो 3 रुपये पे मिला। तो इस तरीके से शायद आप मेरी कहानी से कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं आपको एक बात और बता दूं कि दोस्तों मैंने आज तक स्टॉक मार्केट में ऐसा कुछ भी अचीव नहीं किया जिसके ऊपर मुझे ये कह सकूँ कि मुझे बहुत अपने ऊपर गर्व है या बहुत मुझे अपने ऊपर प्राउड होता है। मैं आज भी एक रेंटेड हाउस में रहता हूँ, मेरे पास कोई लग्जरी गाड़ी नहीं है। उसका सिर्फ एक रीज़न है कि जिस तरह अर्जुन को मछली की आँख दिखती थी, मुझे आज सिर्फ अपनी कैपिटल नज़र आती है। मैं सारा का सारा फोकस अपनी कैपिटल पे कर रहा हूँ। फिर 2018 की जब मैं बात आपको बता रहा था कि 2018 में जब मैं सोचने बैठा कि यार स्टॉक मार्केट में आपने क्या किया, क्या गंवाया, क्या कमाया, क्या गंवाया। फिर उन 10 सालों का जो मैंने कैलकुलेशन किया, उन 10 सालों में मुझे ये मिला कि मैंने जो भी पैसा अपनी सैलरी से कमाया था वो सारा का सारा पैसा मैंने शेयर बाज़ार में गंवा दिया। कहाँ गंवा दिया? सिर्फ ऑप्शन बाइंग करके गंवाया। मुझे ऑप्शन बाइंग में ही लग रहा था कि सारा पैसा जो मैं कमा सकता हूँ ऑप्शन बाइंग में कमा सकता हूँ। मेरे ख्याल से आज की जो यूथ जनरेशन है उनको भी यही लगता है कि जो भी पैसा बनेगा वो ऑप्शन बाइंग में ही बनेगा, और सारा का सारा पैसा मैंने जो गंवाया वो ऑप्शन बाइंग में गंवाया। 2017 में मैं म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर भी बन चुका था, तो बहुत सारी एसआईपीज़ भी मैंने बेची हुई थी, तो वहाँ से भी मेरे को थोड़ी इनकम आना स्टार्ट हो चुकी थी। फिर 2018 में जब मैंने ये देखा कि सारी की सारी सेविंग्स मैंने स्टॉक मार्केट में गंवा दी है, उस समय मुझे ये भी नहीं पता था कि टेक्निकल एनालिसिस जैसी कोई चीज़ होती है, फंडामेंटल एनालिसिस भी कोई चीज़ होती है, चार्ट भी देखे जाते हैं, कैंडल स्टिक्स नाम की भी कोई चीज़, कुछ भी नहीं पता था। फिर 2018 में मुझे लगा कि अब जो है जो पैसा शेयर बाज़ार में गया है इसको कहीं ना कहीं से अगर मैं कुछ कोशिश करके वापस लाने की कोशिश करूं तो शायद ये मेरे लिए अच्छा होगा। और अगर 10 साल मैंने मार्केट को दे दिए तो अब मार्केट को छोड़ना तो नहीं चाहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये पता था जब मैंने ये कैलकुलेशन किया कि लगातार मैंने 10 साल में ऑप्शन बाइंग में लॉस किया है। मैंने ये देखा कि अगर मैंने 100 ट्रेड्स लिए हैं तो 95 ट्रेड्स में मैंने लॉस किया है और 5 ट्रेड में मैंने प्रॉफिट किया है। लेकिन जो ऑप्शंस में बाई करता था कोई तो मुझे वो सेल कर रहा था, तो कहीं ना कहीं अब मेरे दिमाग में ये पिक्चर क्लिक होने लगी थी, पिक्चर क्लियर होने लगी थी कि पैसा जो है कहीं ना कहीं ऑप्शन सेलर ज़्यादा बनाता है, ऑप्शन बायर यहाँ पे पैसा बनाने की चाहत में रहता है लेकिन कंटिन्यू लूज करता रहता है। और फिर जब मैंने एक बार ये ट्राई किया कि जो ऑप्शन बाई करने के लिए मैं 100 रुपये का सपोज निफ्टी की कोई ऑप्शन है, कॉल है, आप 100 रुपये की चल रही हो, 50 की लॉट है, तो आप उसके लिए बाई करने के लिए कितना प्रीमियम पे करते हो? 5000 रुपये का। और उसी को जब मैं सेल करने लगा मुझे लगा इसको भी मैं सेल, जैसे 5000 रुपये में बाई हो रहा है मैं सेल करूंगा तो 5000 रुपये में सेल भी हो जाएगा। लेकिन जब मैं उसको सेल करने लगा तो मैंने देखा सेल करने के लिए जो मेरे को प्रीमियम पे करना है वो अराउंड 1 लाख रुपये के आसपास का है। तब पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो गई कि जिस तरीके से हर जगह बड़ा पूंजीपति जिसके पास बड़ी कैपिटल है वो पैसा बनाता है, यहाँ भी स्टॉक मार्केट में जिनके पास बड़ी कैपिटल है वही पैसा बनाएंगे। हम 5000 रुपये की कैपिटल लगा के अपनी कैपिटल को डबल ट्रिपल या 50% 60% रिटर्न के लिए कमाने आते हैं, वहीं 1 लाख रुपये लगा के जो ऑप्शन सेलर इस ऑप्शन को सेल कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट में तो 5% की है ना। तब ये पिक्चर कहीं ना कहीं मुझे क्लियर हुई। फिर वहाँ से मैंने डिसीजन लिया कि अब मेरे को जो काम करना है वो सीख के करना है। फिर मैं एजुकेशन की तरफ शिफ्ट हुआ, तब मैंने चार्ट ट्रेडिंग सीखी, ऑप्शन सेलिंग सीखी, कॉन्टिन्यू सिलसिला 2-3 साल सीखने का चलता रहा। मल्टीपल मैंने वर्कशॉप अटेंड की, लाखों रुपए की फीस मैंने पे की ऑप्शन इस मार्केट को सीखने के लिए। लेकिन जब मैं सीखने के बाद वापस आया 2018 के लास्ट में, तो फिर मैंने सोचा ऑप्शन सेलिंग में काम करेंगे। फिर जब मैंने निफ्टी में ऑप्शन सेलिंग काम करने के बारे में सोचा तो देखा निफ्टी में यार ऑप्शन सेलिंग के लिए कैपिटल तो बहुत ज़्यादा लग रही थी, मेरे पास वो पैसा भी नहीं बचा हुआ था। तो कहीं ना कहीं मुझे उस टाइम पे किसी ने ये बताया कि USD नाम का भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है करेंसी के अंदर, जहाँ पे आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो और ये मात्र 10-20 हज़ार रुपये से स्टार्ट भी हो जाती है। तो उस समय मैंने एक डिसीजन लिया कि अभी मैं अपने 2 डीमैट अकाउंट करता हूँ। एक डीमैट अकाउंट जहाँ पे मैं कंटिन्यू अपनी ऑप्शन बाइंग कर रहा था उसको मैं कंटिन्यू रखूँगा, और एक वो डीमैट अकाउंट जहाँ पे मैं सिर्फ ऑप्शन
ऑप्शन सेलिंग करूँगा, वहाँ पे मैंने 20,000 रुपये डिप्लॉय कर दिए। मैंने सोचा कि यहाँ से मैं कोई पैसा निकालूंगा नहीं, देखता हूँ यहाँ से किस तरीके के रिटर्न्स आते हैं। दोस्तों मैं मात्र वहाँ पे 3 से 4% रिटर्न्स के लिए काम करता था। मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि यूएसडी एनआर के अंदर अगर आप 2 पैसे का प्रीमियम सेल करते हो तो आपको 1% के रिटर्न आ जाते हैं, यानी महीने के 4% रिटर्न कमाने के लिए मेरे को कहीं 8 पैसे का प्रीमियम सेल करना पड़ता था। मेरा टारगेट मात्र 3% का होता था। इस तरीके से सफ़र चलता रहा। 2020 का टाइम आया, ये वही 2020 है जिस समय कोविड के टाइम पे जिसकी बात मैंने आपसे शुरुआत में की थी। अब ये 2020 का टाइम मेरे लिए 2008 के तरह क्रूशियल किस लिए हो जाता है, क्योंकि इस समय मेरी वाइफ की प्रेगनेंसी थी और इससे पहले हमारे 3 मिसकैरेज हो चुके थे। इन 3 मिसकैरेज के बाद आप समझ सकते हैं कि ये बच्चा हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट था। और मेरी वाइफ के बहुत सारे हार्मोनल डिसबैलेंस थे, इसलिए उनकी जो उनको डेली इंजेक्शंस लगा करते थे, उस इंजेक्शंस और मेडिकेशन की जो कॉस्ट थी वो हर महीने की 40,000 रुपये के आसपास थी। मेरी सैलरी जो मात्र थी वो 28,000 रुपये हुआ करती थी। अब प्रॉब्लम तब आना शुरू हुई जब कोविड के टाइम पे सैलरी आना बंद हो गई। अब समस्या ये थी कि जो मेडिकेशन की कॉस्ट थी, इंजेक्शन थे, इसको बंद नहीं किया जा सकता था। अब एक मेरे पास इनकम का सोर्स और जो मैंने बनाया था, जैसा कि मैंने आपको बताया 2017 में मैंने म्यूचुअल फंड्स की डिस्ट्रीब्यूटर से भी ली थी। तो वहाँ से मैंने बहुत अच्छा एक एयूएम खड़ा किया था, तो वहाँ से भी कुछ कमीशंस आ जाते थे। तो सैलरी और वो कमीशन मिला के मेरी गाड़ी लाइफ की आराम से जा रही थी। लेकिन जब 4 महीने सैलरी नहीं आई, तब ये सोचने पे मैं मजबूर हुआ अब क्या कर सकता हूँ। मैं अपने एम्प्लॉयर के पास गया, अपने बॉस से मैंने बोला कि मेरे को मात्र जो है 1 महीने की सैलरी आप अभी प्रोवाइड करा दो, किसी तरीके से मैं आगे अपनी प्रॉब्लम्स उनको बताइए, अपने आगे का काम करता हूँ, फिर आगे की सैलरी बाद में देख लेंगे। उन्होंने बोला ठीक है, ये 5,000 रुपये ले जाओ और अभी काम चलाओ। मैंने उनसे वो 5,000 रुपये नहीं लिए और मैं वापस आया। दोस्तों उस रात पूरी रात मैं नहीं सोया, ये सोचता रहा कि 10 साल जो मैंने लाइफ के अपने खर्च किए वो मैंने गैम्बलिंग की, स्टॉक मार्केट में जुआ खेला और सारे पैसे वहाँ गंवा दिए। और उसके बाद ये जो 8-10 साल मैंने नौकरी में दिए इस इंस्टीट्यूशन को, ये इंस्टीट्यूशन, ये संस्था ऐसी है जो मुझे इस टाइम पे 1 महीने की सैलरी भी नहीं दे रही है। दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा, जहाँ भी आप नौकरी करते हो, जहाँ भी आप जॉब करते हो, वहाँ सिर्फ आप नौकरी नहीं करते, उसके बदले में आपको जो पैसा मिलता है, आप जो ये पैसा खर्च, आपको सैलरी जो मिल रही है ना, यहाँ पे आप अपनी जवानी का वो टाइम खर्च कर रहे हो जो आपकी कोर एनर्जी का पार्ट है। आप जिस समय आप एनर्जी से भरपूर होते हो, 25 साल से 40 साल की वो आज आप एज जो है वो आप नौकरी पे लगा देते हो किसी एम्प्लॉयर के भविष्य को बनाने के लिए। लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिला? उसके बदले में मुझे 1 महीने की सैलरी भी नहीं मिल पा रही थी। तो मैंने सोचा, मैंने ये 2008 से लेकर 2020 का पूरा टाइम जो है बिल्कुल बेकार किया। मुझे ये लग रहा था कि मैंने स्टॉक मार्केट में 10 साल का एक्सपीरियंस गेन किया है, लेकिन 2018 में वो भ्रम भी टूट गया कि ये जो 10 साल मैंने जुआ खेला, इस एक्सपीरियंस की वैल्यू जीरो है। क्योंकि एक्सपीरियंस वो होता है जहाँ से आप कुछ सीखते हैं, और मैंने 10 साल लगातार वही गलतियाँ रिपीट की थी, तो यहाँ से सीखने के लिए भी कुछ नहीं था। लेकिन एक अच्छी बात हुई और एक बुरी बात हुई, मैं दोनों में आपको बताता हूँ। 2018 में जो मैंने आपको बताया कि मैंने 2 डीमैट अकाउंट रखे थे। एक डीमैट अकाउंट वो जहाँ मैंने 20,000 रुपये की कैपिटल डिप्लॉय की थी, इसलिए डिप्लॉय की थी कि मैं ऑप्शन सेलिंग में देखूंगा कि यहाँ से क्या रेवेन्यू आ रहा है, क्या रिटर्न्स आ रहे हैं, क्या आरओआई आ रही है। एक तरफ में एक अकाउंट में ऑप्शन सेलिंग में, ऑप्शन बाइंग में लगा हुआ था, जो मेरी पुरानी आदत थी। दोस्तों ऑप्शन बाइंग एक उस ड्रग्स की आदत की तरह है जो एक बार आपको पड़ गई ना तो उससे निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर जब मैंने देखा कि 2020 में जो कैपिटल मैंने ऑप्शन सेलिंग के लिए डाली थी, वो कैपिटल 3 साल में 20,000 रुपये से 52,000 रुपये हो जाती है, और एक तरफ इधर ऑप्शन बाइंग में दोबारा धीरे धीरे मैं 2.25 लाख रुपए का नुकसान कर चुका होता हूँ। तब ये डिस्कशन मैंने अपनी वाइफ से किया कि यार देखो, 10 साल मैंने मार्केट में गंवाए, वो मैंने जुआ खेला, वहाँ सारा पैसा गंवाया, यहाँ 10 साल 8 साल मैंने नौकरी को दी, यहाँ से 1 महीने की सैलरी भी नहीं मिल रही है, मुझे नहीं लगता कि ये जॉब मुझे आगे करनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी वाइफ का जो डिसीजन था वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरी वाइफ ने मुझे समझाया कि मैं ये समझ रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपने वो स्किल गेन कर ली है जिससे हम अपना खर्चा चला सकते हैं। क्योंकि उन्होंने ऑप्शन सेलिंग का जो अकाउंट देखा, उसमें देखा कि ये बहुत अच्छा काम है, हम इसके साथ कंटिन्यू करेंगे। आप ऑप्शन बाइंग को स्ट्रिक्टली बंद करो डिसिप्लिन के साथ, और जॉब को क्विट करो। यहाँ पे मैंने अपने वाइफ के डिसीजन के साथ जॉब से रेजिग्नेशन दिया, रिज़ाइन किया। कहीं ना कहीं ये डिसीजन बहुत गलत था, क्योंकि उस समय जो मेरी टोटल सेविंग थी वो मात्र 5 लाख रुपए की थी, और 5 लाख रुपए के साथ आप समझो कोई अगर फुल टाइम ट्रेडिंग के लिए मार्केट में आ रहा है, तो मेरे ख्याल से ये उससे गलत डिसीजन लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन उस समय चूंकि आपके पास आपके लाइफ पार्टनर का जब सपोर्ट होता है ना, तो मेरे ख्याल से आप सब कुछ कर गुजरने के लिए तैयार होते हैं। तो वो कॉन्फिडेंस मुझे बहुत अच्छा मिला। एक तरफ म्यूचुअल फंड से थोड़ा पैसा आ रहा था, एक तरफ यहाँ से भी महीने का 4% 3% निकलने लगा, तो गाड़ी जो है ठीक ठाक चलने लगी। लेकिन मुझे याद है दोस्तों, वो टाइम अक्टूबर 2020 का वो टाइम था जिस टाइम पे मैंने सोचा कि शाम को थोड़ा सा ऑप्शन बाइंग में ट्रेड कर लेते हैं, अचानक से 2-3 लाख रुपए कमाएंगे और निकल जाएंगे।
वो मेरी एक गलती थी। उस गलती पे मैंने सारा पैसा एक ऑप्शन बाइंग में डाला। और दोस्तों आपको पता है शाम को जब क्लोजिंग का टाइम होता है ना, एक्सपायरी के दिन, प्रीमियम किस तरीके से डिके होते हैं। जरा सी 5 मिनट की एक कैंडल नीचे आती है और मेरा पूरा का पूरा पैसा 5-5.5 लाख रुपए की कैपिटल मात्र 25,000 रुपये पे रह जाती है। यहाँ पे एक बार फिर से मैंने अपना सारा का सारा पैसा जीरो कर लिया। अभी मेरे सामने कोई ऑप्शन नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। नवंबर 2020 के टाइम पे 8 नवंबर 2020 को मेरी बेटी पैदा होती है। उस समय मेरे अकाउंट में मात्र 35 रुपये बचे हुए थे। उस 35 रुपये से आप समझिए किस तरीके से मैं हॉस्पिटल का बिल पे कर सकता था। आगे करता तो क्या करता, लेकिन थैंक्स उन लोगों का जिन लोगों ने उस टाइम पे मेरी बहुत मदद की। एक क्रेडिट कार्ड था जिससे मैंने हॉस्पिटल्स के बिल वगैरह पे किए। बहुत सारे लोगों ने फिर मेरी हेल्प की, जिससे मैं इस हॉस्पिटल वगैरह के बिल से तो बाहर निकल के आ पाया। लेकिन अभी मैं अपने वाइफ को भी ये नहीं बता सकता था कि मेरी जो कैपिटल थी वो पूरी तरीके से दोबारा जीरो हो चुकी है। लेकिन इस टाइम पे मैंने क्या किया, इस टाइम पे मैंने सोचा ठीक है, अगर मैंने कुछ बिगाड़ा है तो मैं ही इसे दोबारा से सही करूँगा। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि भगवान ने आपकी सोच सलामत रखी है, आप सब कुछ सोच पा रहे हैं, आपके हाथ पैर सही हैं, तो मेरे ख्याल से आप किसी भी चीज़ों को कितने भी बुरे हालात से दोबारा फिर निकल सकते हैं। उस टाइम पे मेरे पास एक प्लॉट था 2016 में मैंने लखनऊ में खरीदा था, उसको बैंक के पास प्लेज किया, फिर से 10 लाख रुपए की कैपिटल ली और दोबारा से अपन मार्केट में आ गए ऑप्शन सेलिंग करने के लिए। बस यहाँ से मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। एक वो टाइम था नवंबर 2020 का, जब मेरे अकाउंट में मात्र 35 रुपये बचे थे और यहाँ से जो 10 लाख रुपए की कैपिटल मैंने बैंक से लोन लेके काम करना चालू किया। 2021 के टाइम पे मैंने देखा कि एंड ऑफ द ईयर मेरी कैपिटल 12 लाख रुपए हो गई और बैंक की EMI भी चली जा चुकी थी। 2022 में यही कैपिटल मेरी बढ़ के अराउंड 25 से 26 लाख रुपए हो चुकी थी, क्योंकि बीच में मुझे बैंक से थोड़ा टॉपअप भी मिल चुका था। फिर यहाँ से मेरी कैपिटल कंटिन्यू ग्रो होना चालू हो गई और आज का टाइम है 2024 में, जब भी आज मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, इस समय मेरी कैपिटल मोर देन 90 लाख रुपीज़ है और जो मैं आज ये काम कर पा रहा हूँ। और आपको जान के ये ताज्जुब होगा, अगर आप आज की डेट में 25 साल 30 साल 40 साल की एज में हो और आप ये रोना रो रहे हो कि आपके पास कैपिटल नहीं है, तो मेरे ख्याल से आपको ये एक्सक्यूज़ देने बंद करनी चाहिए। आप अगर 25 साल की एज में आपके पास 5 लाख रुपए की भी कैपिटल है तो यहाँ से शुरू करिए। अगले 10 साल में आपकी कैपिटल 5 लाख से 50 लाख रुपए हो जाएगी। ये मैंने करके देखा है 4 सालों के अंदर। तो ये एक्सक्यूज बंद करिए। और ये जो मेरी ट्रेडिंग स्टाइल है, मैं USD/INR में ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, इसके साथ दोबारा मैं निफ्टी में भी ऑप्शन सेलिंग करता हूँ और फिर मैं एक स्विंग ट्रेडर भी हूँ। और निफ्टी में दोस्तों मैं आपको बताऊँ, मैं साल में सिर्फ 3 से 4 ट्रेड करता हूँ, फिर भी मेरे रिटर्न्स 25 से 30% के आराम से आ जाते हैं। तो मैटर ये नहीं करता कि आप साल में कितने ट्रेड कर रहे हो, कोशिश आप ये करो कि ट्रेड कम से कम हो, ब्रोकेज कम से कम जनरेट हो और उसके बाद रिटर्न्स आपके जितने आ रहे हैं ये आ जाएँ। क्योंकि मैं 25% के लिए काम कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ आज के टाइम पर लोग एक दिन में 25% कमाने के लिए काम कर रहे हैं और मैं 25% साल में कमाने के लिए काम कर रहा हूँ। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे बहुत सारे ऑप्शन चले तो जब कोविड जैसा फॉल आता है तो वो बर्बाद हो जाएंगे, 2008 जैसा फॉल आएगा तो बर्बाद हो जाएंगे। तो दोस्तों आप ये सोचो कि कोई भी बंदा जो 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ की कैपिटल लगा के काम कर रहा है, क्या उसके पास प्रोटेक्शन नहीं होगा? क्या उसका कोई ब्रेक इवन पॉइंट नहीं होता है? क्या उसका कोई स्टॉप लॉस नहीं होता है? सब कुछ होता है। ये आपके मन का वहम। अगर इस तरीके से आप सोचोगे तो आप 10 साल किसी कंपनी को देते हो और रातों रात आप वहाँ से फायर कर दिए जाते हो। तो आप ये सोच के क्या नौकरी करना बंद कर देते हैं? नहीं करते हैं ना। तो दोस्तों ये थी मेरी पूरी जर्नी। उम्मीद करता हूँ जितनी भी चीज़ें मैंने बताई ये आपके काम आई होंगी। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्यार दीजिएगा, कहीं गलती हो तो प्लीज़ क्षमा करिएगा और जो स्टॉक को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और हो सके तो मेरे यूट्यूब चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करें। मुझे यकीन है कि ये टॉक सुनने के बाद हमारे मन में भी एक जोश उठा है। हम भी अपनी मेहनत की कमाई को इन्वेस्ट करके उसको डबल कर सकते हैं। अब ज्यादा कमाई करेंगे तो खर्चा भी करेंगे। अगर ऐसे ही हर खर्चे पर भी आधा पैसा वापस मिले तो आप फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेज़न, नाइका जैसी वेबसाइट पर तो खर्चा करते ही होंगे। कैश करो ऐप पे आपको इन सभी वेबसाइट पर और अन्य 1500 ब्रांड्स पर 50% तक का कैशबैक मिलता है। हमें बस कैश करो ऐप पे जाना है, वहां से फ्लिपकार्ट या अन्य कोई भी ब्रांड सिलेक्ट करना है। हमें हर बार की तरह ही शॉपिंग करनी है, लेकिन इस बार मिलेगा कैशबैक। ये कैशबैक आपके हर शॉपिंग पे मिलेगा और वो कैशबैक होगा सभी ऑफर्स, डिस्काउंट, सेल्स या स्पेशल ऑफर्स के डिस्काउंटेड अमाउंट के ऊपर। ऑर्डर प्लेस करने के बाद ये सारा कैशबैक आपके कैश करो वॉलेट में ऐड हो जाएगा, जो कंफर्मेशन पे आप बहुत आसानी से अपने अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड या बैंक अकाउंट में भी सीधा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये आदत डाल लो। पहले कैश करो पे आओ, यहाँ से किसी भी साइट पर जाओ और अनलिमिटेड सेविंग्स पाओ। तो कैश करो, ऐश करो। क्लिक ऑन द लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड डाउनलोड कैश करो ऐप नाउ। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं
और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।